गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक हमने लिया है वो ज्योग्राफी से लिया है और वो टॉपिक है भूकंप यानी कि अर्थक्वेक। आप देख सकते हैं टॉपिक अर्थक्वेक। ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से बता दूं कि चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें आपको जीएस से सवाल पूछे जाएंगे वहाँ पे ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाले लिस्ट में डाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन के पैटर्न को देखेंगे, जो क्वेश्चन का लेवल होता है, तो अगर आप यूपीएससी और पीसीएस की बात करें, आपने देखा होगा वहाँ पर क्वेश्चंस, तो वहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो स्टेटमेंट वाइज पूछे जाते हैं। और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस को आप तभी सॉल्व करवाएंगे इजीली जब आपका कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो, आपने थॉरोली उस चीज़ को पढ़ा हो। और उसके अलावा अगर आपको ये लग रहा है कि चलो अगर आप यूपीएससी और पीसीएस के स्टूडेंट नहीं हैं, आप इधर कोई एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि चलो भूकंप चैप्टर से सिंपली फैक्ट को निकालना, याद करना और एग्जाम दे देना, नहीं, ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप इजीली वहाँ से फैक्ट को भी कवर अप कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप सिर्फ फैक्ट को रट्टा मारेंगे तो फिर वही रट्टाफिकेशन की बात हो जाएगी और वो बहुत देर तक नहीं टिकता है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे भूकंप के और विथ फैक्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप शब्द देख रहे हैं यहाँ पर भूकंप, ठीक है, और ये एक ऐसा शब्द है जिससे शायद ही कोई हो जो परिचित ना हो, है ना। हर किसी ने इसको या तो बहुत लोगों ने फील किया होगा या बहुत लोगों ने, आप आए दिन आप न्यूज़ में, अखबार में, हर जगह आप देखते हैं, सुनते हैं कि वहाँ पर क्या, इस जगह पर भूकंप आ गया, वहाँ भूकंप आ गया, या वहाँ पर भूकंप आने से बहुत लोगों को नुकसान हुआ या बहुत लोगों की मृत्यु हुई। तो ऐसे कई सारी न्यूज़ आप आए दिन देखते होंगे। और कई सारे ऐसे क्षेत्र भी है, जैसे आपका नेपाल वाला जो एरिया है वहाँ पर अक्सर भूकंप आया करता है। और लास्ट टाइम मतलब भूकंप तो आता ही रहता है, लेकिन जो बहुत भयानक भूकंप आया था, तो अगर मैं याद कर पा रही हूँ तो शायद 2015 में या फिर 14 या 15 की बात है, बहुत ही भयानक भूकंप आया था। तो आपने भी शायद उसे महसूस किया होगा और उसके झटके तो बहुत दूर दूर तक महसूस किए जाते हैं। और इसके अलावा जैसे आपका दिल्ली एनसीआर वाला क्षेत्र है, तो कुछ ऐसे क्षेत्र हो गए हैं जहाँ पर अक्सर भूकंप आया करते हैं, ठीक है। और भूकंप एक ऐसी आपदा है जिसके बारे में हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, हम अनुमान नहीं लगा सकते कि भूकंप जो है वो अब आने वाला है। जैसे कि अगर आप चक्रवात की बात करें, साइक्लोन की बात करें, तो साइक्लोन का हम पता लगा सकते हैं कि साइक्लोन आने वाला है, हम उतने साइंस में डेवलप हो चुके हैं। लेकिन भूकंप के मामले में अभी हमारा साइंस उतना हम डेवलप नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अगर भूकंप की बात करें तो हम इस चीज़ से अनुमान लगाते हैं, जैसे कि भूकंप आने से पहले जो होता है, जो हम कहते हैं कि पशु पक्षियों को एक आभास होता है, और वो क्या होते हैं, जो हलचल मच जाती है उनके बीच में। अगर पक्षी है, जो चिड़िया है, वो उड़ रहे, इधर उधर आकाश में भाग रहे, जो गाय भैंस बकरी जो इधर उधर सब भाग रहे, तो यहाँ पर एक कहते हैं कि आभास हो जाता है। तो ये बहुत ही ठोस कारक में नहीं हम मान सकते हैं। और एक और कारक कहा जाता है कि जब भूकंप आने वाला रहता है तो जो आपका वायुमंडल है वहाँ पर रेडॉन गैस की मात्रा क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो एक दो कारक ही बस एक बताया गया है, लेकिन बहुत ही ठोस नहीं है ये। तो चूंकि अभी इसे समझने में बहुत हमें समय लगेगा, तो चलिए हम लोग भूकंप पर ही बात कर लेते हैं कि भूकंप क्या है, कैसे, इसके क्या क्या कारक होते हैं। तो देखिए, ये जो शब्द है भूकंप, ये अपने आप को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अगर आप भू और कंप को अलग अलग करके देखें, या फिर इंग्लिश में भी अगर आप अर्थ और क्वेक को दो अलग अलग शब्द में देखेंगे तो आपको डेफिनेशन यहीं पर मिल जाएगा। तो इजी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो भूकंप मीन्स व्हाट, कि भू पर उत्पन्न होने वाला कंपन। जो भू है, जो भूपटल है, जो क्रस्ट है, उस पर उत्पन्न होने वाली जो कंपन है, उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप। या फिर अगर आप कहें अर्थक्वेक को डिवाइड करें तो क्वेक मीन्स क्या होता है, कंपन, वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन जो है कहाँ पर वाइब्रेशन हो रहा है, तो अर्थ पर, ठीक है। तो जो क्रस्ट है, जो भूपटल है, वहां पर जो कंपन हो रही है, जो वाइब्रेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक या भूकंप। क्लियर है, तो ये भूकंप है। अब भूकंप आने के बहुत कारक हैं, है ना। भूकंप क्यों आता है, कई बार आप देखेंगे कि भूकंप आने का क्या कारण है, तो आपने सुना होगा कि परमाणु विस्फोट हुआ तो वहां पर भूकंप आ गया, या फिर आपने कभी पढ़ा होगा कि उल्का पिंड जो है वो पृथ्वी से टकराया तो वहां पर क्या हुआ, भूकंप आया। तो ऐसी कई सारी घटनाएं हैं, कई सारे आपदाएं हैं जिसके होने से क्या होता है, भूकंप यानी कि अर्थक्वेक, ठीक है। तो अब कई ऐसे कारक हैं जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है,
ठीक है। और कई ऐसे कारक है जो क्या है, मानव जनित है, मतलब वो आर्टिफिशियल है, मतलब वो इंसान द्वारा वो भूकंप उत्पन्न हो रहा है, मतलब इंसानों के कृत द्वारा, इंसान जो काम कर रहे हैं उसके द्वारा वो क्या हो रहा है, भूकंप उत्पन्न हो रहा है। तो हम लोग इसके कारक को समझेंगे कि कौन सा कारक जो है, फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेंजरस है भूकंप के लिए, ठीक है, मतलब भूकंप लाने के लिए, ठीक है। अब समझिएगा, हम यहाँ पर इसके कारक को देखेंगे, इसके कारक पर बात करेंगे, ठीक है। तो इसके जो कारक है वो दो कारक है मूलतः, एक आप कहेंगे बाह्य कारक, सॉरी, और दूसरा भूगर्भिक कारक, बाह्य कारक और भूगर्भिक कारक, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। बाह्य कारक में क्या क्या चीजें आ जाती, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराना, उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराना। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आए दिन ये उल्का पिंड टकराता रहता है पृथ्वी से, ठीक है, लेकिन जब ये घटना घटित होती है तो ये क्या होता है, यहाँ पर भूकंप यानी कि अर्थक्वेक आता है। क्लियर है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, तो ये कारक जो है ये कैसा कारक है, ये बाह्य कारक है, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है, बाह्य कारक याद रखेंगे। ये इसलिए आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं, आपको कोई भी एक स्टेटमेंट उठा के देगा और पूछेगा कि ये क्या, पहला तो ये पूछ सकते हैं कि क्या ये भूकंप के कारक है, क्या इसकी वजह से भूकंप आता है, या फिर आपको पूछेगा कि ये किस तरह का कारक है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो भूस्खलन, फिर हिमस्खलन, ठीक है। भूस्खलन जिसको हम लोग लैंडस्लाइड भी कहते हैं, लैंडस्लाइड कहते हैं, ठीक है, लैंडस्लाइड या हिमस्खलन। तो यहाँ पर जब लैंडस्लाइड होता है या हिमस्खलन होता है तो वहाँ पर भी क्या होती है, ये भूकंप उत्पन्न होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो बांध होता है, डैम जो होता है, बांध या फिर आप कहें जो जलाशय होता है, बांध या जलाशय का दबाव, बांध या जलाशय का दबाव, ठीक है। तो जब डैम पर या जलाशय पर जब दबाव पड़ता है, जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो वहां पर भी क्या होता है, किसकी उत्पत्ति होती है, तो भूकंप की, ठीक है। तो देखिए कुछ चीजों को हम देख लेते हैं, जैसे मैंने बात की उल्का पिंड, ठीक है। तो उल्का पिंड का जो पृथ्वी से टकराना, तो ये क्या है, मानव जनित है या फिर प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक है, नेचुरल है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो हो सकता है ऐसे भी सवाल आपको पूछ दे कि क्या ये प्राकृतिक कारक है या फिर मानव जनित है, ठीक है। दूसरा अगर आप देख रहे हैं भूस्खलन, हिमस्खलन, तो ये क्या है, प्राकृतिक कारण है, ठीक है। यहाँ पर भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होता है, हिमस्खलन होता है, तो ये क्या होता है, हो गया आपका नेचुरल कारक में हो गया। उसके अलावा जब यहाँ पे मैंने बताया बांध या जलाशय का दबाव, तो ये क्या है, मानव जनित है, क्योंकि यहाँ पर जब ये दबाव बन रहा है तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर कंपन हो रहा है और कंपन से यहाँ पर क्या हो रहा है, भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मानव जनित। उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और फैक्टर्स को देखें, आई थिंक आपको नीचे दिख रहा होगा परमाणु विस्फोट, ठीक है। तो आप यहाँ पर कुछ कारक देख रहे हैं, परमाणु विस्फोट। तो परमाणु विस्फोट की अगर हम बात करें तो जब परमाणु विस्फोट किया जाता है तो वहां पर भी क्या होता है, कंपन उत्पन्न होती है और वहां पर भी क्या होता है, भूकंप, मतलब वही जब जैसे कंपन भूमि पर क्रस्ट पर जैसे ही कंपन हुआ तो वो क्या हो गया, भूकंप। तो परमाणु विस्फोट, तो ये कई कारक हो गए। तो अगर मैं परमाणु विस्फोट की बात करूं तो क्या कहेंगे, परमाणु विस्फोट कैसा कारक है, क्या ये आर्टिफिशियल है यानी कि मानव जनित है या फिर ये नेचुरल है। तो याद रखिएगा ये क्या है, आर्टिफिशियल यानी कि मानव जनित है, मतलब मानव जनित ये उत्पन्न चीज है, क्योंकि यहाँ पर क्या परमाणु विस्फोट कौन करा रहा है, मानव करा रहा है। तो ऑब्वियसली क्या है कि ये मानव द्वारा, ये जो उनकी जो कृत है उसके द्वारा उत्पन्न ये कंपन है, ठीक है। इसके अलावा भी आप कई एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बहुत जगह ऐसे है जो कोलियरी इलाका होता है, मैंने भी देखा है,
कि कई कोलियरी इलाके होते हैं या फिर कहीं पे जैसे आप माइंस जो होता है, जो खान होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो कोयला को निकालने के लिए वहाँ पर भी क्या किया जाता है, विस्फोट कराया जाता है, ठीक है। और उसी विस्फोट के दौरान भी क्या होता है, कंपन होता है। और कई बार ऐसा होता है, देखिए ज़्यादातर क्या होता है, ये जो विस्फोट कराए जाते हैं वे ये ऐसे इलाकों में कराए जाते हैं जहाँ पर लोग ना हो। ऐसा नहीं कि आसपास घर है और यहीं पर विस्फोट करा दिया, ऐसा नहीं होता है। कई दूर इलाकों में ये चीज़ें की जाती है, लेकिन कई जगह ऐसे भी है, जैसे मैंने बताया कि मैं एक बार गई थी कोलियरी इलाका और वहाँ पर भी कई लोग बसे हुए हैं, लेकिन बहुत दूर में जाकर वो विस्फोट होता है, वहाँ पर कोयला निकालने का काम होता है। लेकिन होता क्या है कि इवन मैंने भी महसूस किया कि जब वो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं तो एक नोटिस के तौर पर वो एक अनाउंसमेंट कर देते हैं कि यहाँ पर अब ये खनन होने वाला है, यहाँ पर विस्फोट होने वाला, तो आप लोग प्लीज़ अपने अपने घर को छोड़कर बाहर निकल जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वो कंपन होती है और हो सकता है कि उस कंपन के दौरान किसी को किसी तरह की जान माल की हानि भी हो जाए। तो इस कारण से क्या होता है कि वहाँ पर लोगों को सूचित किया जाता है ताकि लोग बाहर सुरक्षित निकल सके और फिर वहाँ पर काम किया जाता है। तो वहाँ पर भी क्या होता है, कंपन महसूस किया जाता है, ठीक है। कई बार ऐसा हुआ कि हम घर पे बैठे हुए, वहाँ पर वैसे इलाके में लोग घर पे बैठे हैं और बहुत दूर में कहीं, मतलब बहुत दूर में भी कहीं पर विस्फोट हुआ, तो वो कंपन, हल्का सा जो वाइब्रेशन होता है, तो वो लोग उसको क्या करते हैं, फील करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई सारे कारक हैं, तो कई प्राकृतिक कारक भी है, साथ ही साथ हम इंसानों की भी देन है कि हमारे कृत्य की वजह से वहाँ पर क्या होता है, भूकंप आता है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये बाह्य कारक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये बाह्य कारक है। अब अगर हम भूगर्भिक कारक की बात करें, भू के गर्भ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, मतलब जो अंदरूनी कारक की क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती है जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर आपदा, ये डिजास्टर आता है, ठीक है। तो आप इसे प्राकृतिक भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि चलिए, जैसे एक कारक आप ले लीजिए, ज्वालामुखी, वोल्केनो, ठीक है। जब ज्वालामुखी आता है वहाँ पर वोल्केनो उत्पत्ति होती है, तो वोल्केनो ये आता है तो वहाँ पर भी क्या होता है, भूकंप होता है, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। उसके अलावा नवीन वलित पर्वत के क्षेत्र, नवीन वलित पर्वत के क्षेत्र, ठीक है। अब समझिएगा, नवीन वलित पर्वत, इसको समझिएगा। नवीन वलित पर्वत मतलब जो नया पर्वत, जो पर्वत जो है वो बनने की प्रक्रिया में है, अभी तक वो क्या हो रहा है, वो बन ही रहा है ना। नवीन वलित पर्वत, जस्ट फॉर एग्जांपल हिमालय कैसा पर्वत है, वो नवीन पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। मतलब वो प्रोसेस अभी चल ही रहा है, तो उस प्रोसेस के दौरान भी क्या होता है, कंपन होता है, उससे क्या होता है, भूकंप आता है, ठीक है। उस प्रोसेस के दौरान भी कंपन होता है। जैसे मैंने बोला हिमालय, फिर आपका रॉकी पर्वत हो गया, एल्पस हो गया, एंडीज हो गया, तो ये सारे पर्वत जो है ये क्या है, नवीन वलित पर्वत है। और इसी प्रक्रिया के दौरान भी क्या होता है, उस क्षेत्र में भूकंप आते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए इसके अलावा हम देखते हैं, इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक्स जो जिसको हम कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी। तो प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक्स जहाँ पर दो प्लेटें जो है वो आपस में टकरा रही होती है या फिर वो एक दूसरे से अलग हो रही होती है। तो जब किसी भी चीज़ का टकराव होगा तो वहाँ पर क्या होगा, कंपन होगा, कंपन होना आवश्यक है। या कोई भी चीज़ अगर आपस में जुड़ा हुआ है और वो अलग हो रहा है तो वहाँ पर भी क्या होगा। अगर मान लीजिए ये कोई एक स्थल सतह है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक चीज़ इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, कुछ भी अंदर से, अगर हम प्लेट की बात करें तो प्लेट अंदर, तो अगर यहाँ पर कुछ आ रहा है और इधर से भी कुछ आ रहा है तो इस जगह पर क्या होगा, कंपन होगा, ये हिलेगा। या फिर यहाँ से कोई चीज़ अलग हो रहा है तो भी वहाँ कंपन होगा। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया नेपाल का, ठीक है, कि वहाँ पर क्या होता है, आए दिन वहाँ पर आपदा, ये डिजास्टर आते रहता है। तो वहाँ पर क्या कारक है, तो वहाँ पर मेनली कारक है प्लेट टेक्टोनिक्स, इसी के वजह से वहाँ पर भूकंप आता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ, जैसे ऐसा समझिएगा, जैसे यहाँ से, जैसे यहाँ पर नेपाल, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा समझिए, ये है आपका यूरेशियन प्लेट, ठीक है, और ये है आपका इंडियन प्लेट, ये है आपका इंडियन प्लेट, ठीक है। तो वहां पर ये दो प्लेट आपस में क्या हो रहे हैं, अब देखिए ये इधर से इधर आ रहा है और ये नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ये जब यहाँ पर इस क्षेत्र पर मिलेगा तो क्या यहाँ पर कंपन नहीं होगा,
वहाँ पर भी क्या होगा, कंपन होगा। तो जब प्लेटें आपस में मिल रही होती या फिर अगर दो प्लेट आपस में जुड़ा हुआ और वो अलग हो रही होती है तो वहाँ पर भी क्या होता है, कंपन होता है। तो ऐसे क्षेत्र में भी क्या होता है, भूकंप ज़्यादातर आता है। इसलिए मैंने बोला कि जो नेपाल जो एग्जाम्पल है वहाँ पर, क्योंकि चूंकि दो प्लेट यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट है तो उसके टकराव से वहाँ पर क्या होता है, आए दिन भूकंप आते रहता है। ठीक है, तो एक कारक क्या हो गया आपका, प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम बात करें तो समस्थिति समायोजन। समस्थिति समायोजन मतलब क्या होता है, समझिए। देखिए, शब्दों को अगर आप डिफाइन अलग अलग तोड़कर पढ़ेंगे ना तो आपको चीजें इजीली समझ में आ जाएगी। जैसे समस्थिति, सम मतलब बराबर, और स्थिति जो स्थिति है, जो सिचुएशन, तो मतलब एक जैसी स्थिति को बनाए रखने के क्रिया के दौरान भी क्या होता है, भूकंप आता है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, मैंने क्या बोला कि एक जैसी स्थिति बनी रहे उसके लिए भी भूकंप आता है। अब जैसे कैसे, जैसे मैंने बोला कि नवीन वलित पर्वत, अब जैसे अब क्या हो रहा है, पर्वत का उत्थान हो रहा है, एक तरफ उत्थान से क्या हो रहा है, पर्वत बन रहा है। ठीक है, अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि उस नदी क्या कर रही है, उसे ही काट काट कर क्या बना रही, घाटियां बना रही है। देख रहे, दो प्रोसेस चल रहा है कि एक तरफ उत्थान से पर्वत बन रहा है और दूसरी तरफ नदियां क्या कर रही है, उस पर्वत को काट काट कर क्या कर रही है, मलबा लेकर जा रही है और फिर वहां पर धीरे धीरे फिर क्या करे, वो घाटियां बना रही है। तो दो प्रोसेस जो मतलब जो एनवायरनमेंट है उसको बराबर रखने के लिए, उसको एक समान रखने के लिए, उस स्थिति को, उस सिचुएशन को बराबर बनाए रखने के लिए जो प्रोसेस चल रहा है कि भाई इधर पहाड़, यहाँ पर पर्वत निकल रहा है तो यहाँ पर घाटियां बन रही है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, समस्थिति समायोजन। तो इस क्रम के दौरान भी क्या होता है, वहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स है इसके, जिसके कारण क्या होता है, आए दिन भूकंप आता रहता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे, जो मैंने आपको बाह्य कारक बताया और जो मैंने भूगर्भिक कारक बताया, जिसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक जो होता है वो क्या होता है, आपका भूगर्भिक कारण होता है। इसके कारण जो आया हुआ भूकंप होता है ये ज्यादा खतरनाक होता है, इससे ज्यादा हानि होती है जान माल की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये दो कारक, भूगर्भिक और बाह्य कारक, आपको ध्यान में रखने हैं, और ये भी ध्यान रखना है कि कौन भूगर्भिक और कौन बाह्य कारक है, और साथ ही साथ कौन मानव जनित है और कौन प्राकृतिक है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब देखिए, जो आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ ये तो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट था ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ से कई बार सवाल पूछे गए हैं और कई बार स्टूडेंट जो है वहीं पर फंस जाते हैं, वहीं पर उनको कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको पूरा क्लियर रखिएगा आगे जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। ठीक है, अब समझिएगा, हम अर्थक्वेक को समझते हैं कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति, कैसे कैसे क्या प्रोसेस हो रहा है वो समझिएगा। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर बनाती हूँ, जैसे ये क्या है, सतह है, सरफेस है। ठीक है, सतह है। अब यहां पर एक जगह मैंने एक बना दिया, एक बिंदु बना दिया। अब ये क्या है समझिएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं फोकस या फिर हाइपो सेंटर। फोकस या फिर हाइपोसेंटर। तो सवाल यहाँ से कई बार बनता है। अब समझिएगा ये है क्या, तो जहाँ से, जिस जगह से भूकंप की उत्पत्ति होती है उस जगह को ही हम क्या कहते हैं, फोकस यानी कि हाइपोसेंटर। क्लियर है? तो ये आप याद रखेंगे, इसको लिख लीजिएगा, हो सके याद रखिएगा। जिस जगह से, कहाँ से, इस जगह से, मान लीजिए इस जगह से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, तो जहाँ से भूकंप, जिस पॉइंट से, जिस बिंदु से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है उस जगह को, उस प्लेस को हम क्या कहेंगे, फोकस या फिर हाइपोसेंटर। यहाँ तक क्लियर? अब समझिएगा, यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, तो भूकंप की उत्पत्ति जो हो रही है, तो यहाँ से फोकस से, जो हाइपोसेंटर से क्या होता है, कुछ वेव्स निकलते हैं, कुछ तरंगे निकल रही होती है। तो ऐसे समझिएगा इसको, यहाँ से क्या हो रहा है, कुछ वेव निकल रहा है, कुछ तरंग निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह की तरंग आप ध्यान रखेंगे, एक होता है प्राइमरी वेव और एक होता है सेकेंडरी वेव। मतलब जो अभी मैं आगे बताऊंगी तो आप इसको जोड़ पाएंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्या। तो यहाँ से क्या मैंने बोला कि फोकस से, हाइपोसेंटर से कुछ तरंगे निकल रही जिसको हम प्राइमरी
या फिर प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग कहते हैं। ठीक है, अब ये जो तरंग है ये जाकर जहां पर सबसे पहले टकराएगी, जिस जगह पर, जिस बिंदु पर ये सबसे पहले जाकर टकराएगी, उस जगह को हम क्या कहते हैं? एपी सेंटर। क्लियर है? ये ध्यान में रखिएगा कि यहां से वेव्स निकली, ठीक है, और यहां पर जाकर जिस जगह पर ये वेव सबसे पहले टकराएगी वही जगह क्या होगा? एपी सेंटर। ठीक है, जहां पर तरंगे आकर सबसे पहले टकराती है। अब जैसे मैंने यहां पर बोला कि यहाँ पर प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, तो क्या हो रहा है कि जो वेव जाकर सबसे पहले यहाँ टकरा रहा है वो क्या हो गया? प्राइमरी वेव, प्राथमिक वेव, और जो वेव बाद में जाकर फिर टकरा रहा है वो क्या हो गया? सेकेंडरी वेव। क्लियर है? चलिए ये ध्यान रखें। तो ये क्या हो गया? आपका एपी सेंटर, और यहाँ से ही क्या हो रहा है? यहाँ से तरंगे निकल रही। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिएगा, इसके बाद यहाँ पर एपी सेंटर में, मतलब इस जगह पर, यहाँ पर जो वेव निकल रही है उस वेव को हम क्या कहते हैं? एल वेव, यानी कि एल तरंग। ठीक है, तो 3 तरह की तरंगे आपने देखी, प्राइमरी, सेकेंडरी और एल वेव। ठीक है, एल वेव जिसको लॉन्ग वेव कहते हैं। अच्छा, याद रखिएगा ये लॉन्ग वेव जो है इसे हम लोग लव वेव भी कहते हैं। लव वेव क्यों? क्योंकि एक एडवर्ड लव नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इस एल वेव को खोजा था, मतलब डिस्कवर किया था इसको, इसीलिए इनके नाम पे भी हम इसे लव वेव कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, चूंकि ये लव वेव है तो ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव होता है। ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव है, याद रखिएगा। ठीक है, अब खैर ये ध्यान रखना है आपको कि ये एल वेव जो है इन तीनों वेव में क्या है? वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, इसी के वजह से जो आप देखते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर जो डिज़ास्टर होता है वो इसके वजह से होता है, और इसी के वजह से काफ़ी हानि लोगों को होती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि ये क्या क्या है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं कि जिस जगह से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है वो कौन सा, वो क्या कहलाएगा? फोकस या फिर हाइपोसेंटर। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है? कुछ वेव्स निकल रही होती है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव, और ये वेव जाकर जिस जगह पर टकराएगी उस जगह को हम क्या कहते हैं? एपी सेंटर। एपी सेंटर, और यहीं पर जो वेव निकलता है एपी सेंटर में, उस वेव को हम क्या कहते हैं? लॉन्ग वेव या फिर लव वेव। ठीक है, एल वेव। तो आपको 3 वेव जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 3 वेव जो है वो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, ये जो आप फोकस, एक मिनट रुकिए, थोड़ा मैं इसको हटा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर जो फोकस है, ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा कि एपी सेंटर जो है वो हमेशा फोकस के 90 डिग्री पे ही होगा। ये आपको क्लियर रखना है। एपी सेंटर जो है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये हमेशा देख रहे हैं 90 डिग्री, ये हमेशा कहाँ होगा? 90 डिग्री पे ही हमेशा होगा एपी सेंटर। तो ये स्टेटमेंट को आप याद रखें। तो चूंकि अगर आपको ये वाला ये डायग्राम अगर आप खुद से बनाकर इसको प्रैक्टिस करेंगे, याद रखेंगे, तो चीज़ें आपको याद भी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पूछ दे कि एपी सेंटर जो है वो फोकस से कितने डिग्री पर रहता है, तो अगर आपने इस डायग्राम को रिपीट किया है, बार बार बनाया है, याद किया है, तो आप इजिली वहाँ पर कह पाएंगे कि ये 90 डिग्री पर। और कुछ नहीं है, सिंपल फोकस से वेव्स निकला, और वेव्स जाकर कहाँ पर, जिस जगह पर वो टकराया, जिस सतह पर वो टकरा रहा है, वो उसे हम कहते हैं एपी सेंटर, और एपी सेंटर में जो वेव निकलता है उसे हम कहते हैं एल वेव, जो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव वेव माना जाता है। क्लियर है? चलिए, अब देखिए आगे हम बात करते हैं। आप इसे थोड़ा अच्छे से साफ सुथरा करके बना लीजिएगा अपने कॉपी में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए, एक इससे हम समझते हैं। एक शब्द आप देख रहे हैं, सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर आपने इसको पढ़ा भी होगा। ठीक है, सिस्मोमीटर क्या होता है? अभी आपने पढ़ा कि फोकस जो था, जो फोकस पॉइंट था, वहां से क्या हुआ? वेव निकली, वहां से तरंगे निकली। तो उन तरंगों का जो अध्ययन है वो किसके द्वारा होता है? सिस्मोमीटर द्वारा।
क्लियर है? तरंगों का अध्ययन करने के लिए हम इसे यूज करते हैं, सिस्मोमीटर को। ठीक है, आप समझिएगा। तो आपको मैं यहां पर लिख दूं, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करते हैं इससे। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, सिस्मोमीटर से हम क्या करते हैं, भूकंप जो तरंग निकल रहे हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो भूकंपीय तरंगों का अध्ययन मतलब भूकंपीय तरंगों का क्या 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 चीजें इसमें आती है, तो याद रखिएगा, इसमें गति, दिशा और विचलन, गति, दिशा और विचलन। ठीक है, गति, दिशा और विचलन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भूकंपीय तरंगे हैं हम क्या कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। हाँ, भूकंपीय तरंगे जो है हम उसका अध्ययन कर रहे हैं किसके थ्रू, तो सिस्मोमीटर के थ्रू। ठीक है, और देखिए सिस्मोलॉजी अगर आपको पूछेगा तो आप ऐसे भी कोई भी किसी भी सब्जेक्ट आप देखते हैं, कोई भी आपका जो सब्जेक्ट होता है, ऑनर्स पेपर होता है, हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी या जो भी लॉजी लगा होता है, मतलब उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो मतलब सिस्मोलॉजी मतलब क्या हो गया, किसका अध्ययन होगा, तो भूकंपीय तरंगों का अध्ययन। और भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करने के लिए क्या हम यूज करते हैं, सिस्मोमीटर। क्लियर है? आप देखिए सिस्मोमीटर यूज कर रहे हैं, उससे हम तरंग का अध्ययन कर रहे हैं। तो भूकंपीय तरंग का क्या क्या किस किस चीज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके गति का, ठीक है, उसके मतलब उसका जो गति है वो, उसकी दिशा का, ठीक है, और उसके विचलन का, यानी कि जिसको हम कहते हैं डेविएशन, ठीक है, उसके विचलन का। तो ये इसके द्वारा पता होता है। ठीक है, अब इसी के थ्रू, इसी सिस्मोमीटर के थ्रू हम जो ग्राफ बनाकर जो भूकंपीय तरंग को प्रदर्शित करते हैं, भूकंपीय तरंग का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो देखिए एक सिस्मोमीटर या सिस्मोलॉजी से ही आप कितने सारे शब्द निकालेंगे, याद रखिएगा, सिस्मोलॉजी भूकंपीय तरंगों का अध्ययन, और सिस्मोमीटर से उसी अध्ययन को हम लोग समझते हैं, मतलब एक प्रैक्टिकल रूप कि सिस्मोमीटर से हम यूज करते हैं, देखते हैं कि भूकंपीय तरंग जो है उनकी क्या गति है, उनकी क्या दिशा है, उनका क्या डेविएशन, क्या विचलन है। क्लियर है यहाँ तक? और इसी को जब हम ग्राफ में इसको करके, जब ग्राफ में इसको रिकॉर्ड करते हैं, ग्राफ में रिकॉर्ड करके इसका अध्ययन करते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, सिस्मोग्राफ। यहाँ तक क्लियर है? सिस्मोग्राफ। ठीक है, चलिए, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब हम कुछ और पॉइंट्स को भी हम लोग देख लेंगे। कुछ और पॉइंट्स को देखेंगे, जैसे भूकंप के प्रकार, भूकंप के प्रकार, ठीक है, भूकंप के प्रकार। ठीक है, तो भूकंप के प्रकार को हम देखेंगे, लेकिन उसके गहराई के आधार पर, भूकंप के प्रकार जो हम देखेंगे गहराई के आधार पर। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना। चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो। भूकंप के प्रकार, ठीक है, किस आधार पर, तो गहराई के आधार पर, गहराई के आधार पर। देखिएगा, ठीक है, अब देखिए, एक पहले मैंने लिखा उथला, ठीक है, जिसको हम लोग शैलो भी कहते हैं। ठीक है, उथला या फिर कम गहरा भूकंप, या फिर कम गहरा भूकंप, उथला या फिर कम गहरा भूकंप। ठीक है, जिसको हम लोग शैलो भी कहते हैं। हम लोग इस पर भी डिस्कशन करेंगे। दूसरा जो है मध्यम भूकंप, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं। भूकंप, ठीक है,
और तीसरा गहरा या प्लूटोनिक भूकंप। गहरा या प्लूटोनिक भूकंप, गहरा या प्लूटोनिक भूकंप। ठीक है, अब हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। चलो, गहरा या प्लूटोनिक भूकंप। तो देखिए 3 प्रकार के भूकंप मैंने बताए, उथला या फिर कम गहरा भूकंप, दूसरा मध्यम जिसको इंटरमीडिएट भूकंप, और तीसरा गहरा या प्लूटोनिक भूकंप। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्यों, आप समझिएगा। जो उथला, जो शैलो भूकंप होता है या जो कम गहरा भूकंप होता है, उसका देखते हैं हम लोग। ये 50 किलोमीटर से ये भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, मतलब ये जो शैलो भूकंप है, जो उथला भूकंप है, ये कहाँ, इसकी उत्पत्ति कितनी दूर से हो रही है, तो 50 किलोमीटर से। ठीक है, जो सतह है उसके 50 किलोमीटर से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, दूसरा जो है मध्यम, ये 50 से 250 किलोमीटर की से इसकी उत्पत्ति होगी। ठीक है, मतलब 250 किलोमीटर तक, फिर 50 से नीचे आप चले जाए तो वहाँ से लेके 250 तक जो लिमिट है वो किसका है, मध्यम भूकंप का। और तीसरा जो है गहरा या फिर प्लूटोनिक भूकंप, तो इसका कितना है, तो इसका है 250 से 750 किलोमीटर। कितना, मतलब यहाँ हमने 250 को छोड़ा मध्यम पे, मतलब 250 के बाद से लेके 750 किलोमीटर तक। ठीक है, अब आपको सवाल ये बनना चाहिए कि क्या 750 किलोमीटर नीचे के बाद से क्या भूकंप नहीं, इसकी उत्पत्ति नहीं होती है? तो बिल्कुल होती है, लेकिन अभी तक हमारा साइंस उतना डेवलप नहीं है कि हम उसके नीचे तक की चीज़ों का पता लगा सके। तो हमने जो पता लगाया है वो 750 किलोमीटर तक का। क्लियर है? चलिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर यहाँ पर आपको पूछा जाए कि ये तीनों भूकंप, उथला, मध्यम और गहरा, इस तीनों भूकंप में सबसे खतरनाक कौन होता है? क्या जो सबसे नीचे से आ रहा है 750 से, या ये जो 250 से, या फिर 50? तो ध्यान रखेंगे, जो 50 किलोमीटर से आ रहा है भूकंप, वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव, सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ये जो भूकंप है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो याद रखेंगे, क्योंकि देखिए जो 750 किलोमीटर तक है वो तो बहुत नीचे है, तो वहाँ से आ रहा है, और जो सिर्फ यहाँ से आ रहा है, मान लीजिए ये सतह है और यहाँ 50 किलोमीटर, तो यहाँ से आ रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, खतरनाक होता है। ये आपको याद रखना। अब ऐसा नहीं कि 50 किलोमीटर देख के लग रहा है ये नहीं सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा, तो याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है वो कौन सा है, कम गहरा भूकंप। ठीक है, तो आई थिंक आपको भूकंप का आज यहाँ तक ये पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि हमने भूकंप को समझा, उसके प्रकार को। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।